हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं IC38 का अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण भाग 2, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन पार्ट 2। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियायती अवधि के बारे में। देखिए, रियायती अवधि को हम इंग्लिश में ग्रेस पीरियड भी कहते हैं। इस क्लॉज के हिसाब से प्रीमियम देय होने के बाद इसका भुगतान करने के लिए पॉलिसी धारक को एक अतिरिक्त समय अवधि प्रदान की जाती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पुनर्स्थापन प्रक्रिया। देखिए, पुनर्स्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन बीमा कंपनी एक ऐसी पॉलिसी को वापस चालू हालत में लाती है जो या तो प्रीमियम भुगतान ना होने के कारण समाप्त हो गई है या फिर जिसे किसी गैर जब्ती प्रावधान के तहत जारी रखा गया है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि पॉलिसी में ऋण भी हमें मिल जाता है। तो जो पॉलिसी में ऋण मिलता है वो दो संदर्भों में एक सामान्य व्यावसायिक ऋण से अलग होता है। पहला, पॉलिसी मालिक कानूनी तौर पर ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं होता है, और दूसरा, बीमा कंपनी को बीमा धारक की साख जांच कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है नामांकन, जिसे कि हम इंग्लिश में नॉमिनेशन भी कहते हैं। नामांकन वह है जहां बीमित व्यक्ति उस व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव करता है जिससे उसकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा बीमा धन का भुगतान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि जीवन बीमा पॉलिसी में एक समनुदेशन भी होता है, जिसका अर्थ होता है कि पॉलिसी के अधिकार, स्वामित्व या फिर हित का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने का कार्य। वह व्यक्ति जो अधिकारों का अंतरित करता है उसे समनुदेशक कहा जाता है। जिस व्यक्ति को संपत्ति अंतरित की जाती है उसे समनुदेशिती कहा जाता है। और लास्ट में आपने याद रखना है कि जो कोई भी बदलाव है जो बीमा कंपनी अलाउ करती है, बीमा कंपनी बदलाव बीमा धारक, मतलब जो भी बदलाव होगा वो बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों की ही सहमति से होगा। पर आपको ये याद रखना है कि ये जो बदलाव है ये पॉलिसी के पहले वर्ष के दौरान कोई भी नहीं होता है। मीन्स कंपनी पहले वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देती है। तो चलिए अब हम बाकी जानकारी जो है अभ्यास के जो हम प्रश्नोत्तर करेंगे उनके साथ साथ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ। नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? तो पहला कथन है, यदि पॉलिसी ऋण के बदले में बीमा कंपनी को समनुदेशित की गई हो तो पॉलिसी में नामांकन रद्द नहीं होता है। दूसरा कथन है, नामांकन पॉलिसी खरीद के समय या बाद में किया जा सकता है। पॉलिसी के पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। और आखिर में दिया गया है कि नामिती अर्थात जिसे हम नॉमिनी भी कहते हैं का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार होता है। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन ये तो बिल्कुल सही है, पर जो गलत है वो है आपका आखिरी कथन जो है नामिती का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार होता है। तो देखिए जो नॉमिनी है उसका जो अधिकार है वो पूरा नहीं होगा। वो तो जितना कंपनी डिसाइड करती है या फिर जो बीमा धारक है उसने जितना डिसाइड किया होता है उतने दावे पर ही नामिती का अधिकार होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 4। अब अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए?
देखिए, इस प्रश्न का ये मतलब है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर अर्थात समर्पण करवाना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक गारंटीड वैल्यू भी चाहिए, तो आपको कितने साल तक लगातार प्रीमियम जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है लगातार 2 वर्षों तक आपने अगर प्रीमियम भरा है तो आप अपनी पॉलिसी पर गारंटेड सरेंडर वैल्यू या फिर गारंटेड समर्पण मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसका जो टाइम पीरियड था वो 3 साल था, पर अब ये हो चुका है 2 साल 2 वर्ष। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आपका विकल्प नंबर 1 है। अब है आपका अगला प्रश्न, किसी पॉलिसी को कब तक व्यपगत समझा जा सकता है। देखिए, ये व्यपगत का मतलब होता है लैप्स। देखिए, अगर पॉलिसी जो है वो बंद हो गई है, लैप्स हो गई है, तो हिंदी में उसे व्यपगत कहा जाता है। तो आपको बताना है विकल्पों को पढ़ के कि किसी पॉलिसी को कब समझा जाएगा कि वो लैप्स हो चुकी है या फिर व्यपगत हो चुकी है। तो विकल्प हैं, अगर देय तिथि को प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है, अगर देय तिथि से पहले प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है, अगर रियायती अवधि से भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है, और अगर पॉलिसी का समर्पण कर दिया गया है। देखिए, हर एक पॉलिसी के प्रीमियम भरने के लिए एक रियायती अवधि, जिसे कि हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, वो दिया जाता है। अगर बीमा धारक उस रियायती अवधि में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, और जब वो रियायती अवधि मीन्स जो आपका ग्रेस पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, तब भी नहीं दिया गया है, प्रीमियम भरा गया है, तो पॉलिसी को लैप्स मान लिया जाता है, अर्थात उसे व्यपगत मान लिया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो है विकल्प नंबर 3। अब है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की रियायती अवधि के संबंध में सही है। तो देखिए, इसके लिए जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें पहला है कि रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीना है। आगे दिया गया है कि रियायती अवधि की मानक सीमा 30 दिन है। फिर है रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीना या फिर 30 दिन है। और अंतिम दिया गया है कि रियायती अवधि की मानक सीमा जो है वो 1 महीने या फिर 31 दिन है। तो आपने इस बात को क्लियरली याद रख लेना है कि जो रियायती अवधि है, जिसे कि ग्रेस पीरियड कहा जाता है, उसकी जो अवधि होती है वो 1 महीना या फिर 30 दिन होती है। इसको क्लियरली अपने दिमाग में सेट बैठा लीजिए कि रियायती अवधि की जो सीमा होगी वो कितनी होगी, 1 महीना या फिर 30 दिन। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो है विकल्प नंबर 3। अब है जी आपका अगला प्रश्न, अगर पॉलिसी धारक देय तिथि तक प्रीमियम भुगतान नहीं करता है और रियायती अवधि के दौरान मर जाता है तो क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पॉलिसी होल्डर था, पॉलिसी धारक था, उसने जो देय तिथि थी, ड्यू डेट थी, तब प्रीमियम नहीं भरा, और जब रियायती अवधि चल रही थी उसके दौरान वो मर गया, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में ये होता है कि जो बीमा कंपनी है वो जो उसने अंतिम प्रीमियम नहीं भरा है उसे तो काट लेगी, और बाकी जो दावे का भुगतान है वो उसके नॉमिनी को कर दिया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो होगा विकल्प नंबर 3, कि बीमा कंपनी बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद दावे का भुगतान करेगी। तो देखिए, अब इस प्रश्न में तो ये था कि भाई जो मृत्यु हुई है वो रियायती अवधि के दौरान हुई है, तो इसलिए तो उसके परिवार को या फिर उसके नॉमिनी को दावा मिल जाएगा, दावे की रकम मिल जाएगी। पर अगर उसकी मृत्यु रियायती अवधि के बाद हो और उसने अपना प्रीमियम भी नहीं भरा है, तो फिर दावा मिलने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो इसलिए हमेशा जो प्रीमियम है उसे देय तिथि या फिर रियायती अवधि के दौरान भर देना चाहिए। चलिए, अब है हमारा अगला प्रश्न, व्यक्तिगत पॉलिसी के पुनर्चलन के समय नीचे दिया गया कौन से पहलू को बीमा कंपनी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले दिया गया है पुनर्चलन के समय बीमा करने योग्य स्थिति का साक्ष्य, पॉलिसी का पुनर्चलन जो बीमा कंपनी के लिए जोखिम की वृद्धि के कारण बनेगा, ब्याज के साथ बकाया प्रीमियम का भुगतान, और बीमा धारक एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्चलन का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।
तो देखिए जो सबसे उपयुक्त कथन है वो आपका कथन पहला है, क्योंकि जब पुनर्चलन करवानी होती है तो उस समय जो बीमा कंपनी है वो ये देखती है कि जो ये बीमा है ये चलने की स्थिति में है या हमें प्रूफ देना पड़ता है। तो इसलिए जो सबसे पहला कथन है मीन्स पुनर्चलन के समय बीमा करने योग्य स्थिति का साक्ष्य। तो इसलिए ये जो है सबसे उपयुक्त कथन है। चलिए अब है हमारा अगला प्रश्न। बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की डैश के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो बीमा का अधिनियम है वो है 1938, मीन्स जो इंश्योरेंस एक्ट है वो 1938 है। अब उस एक्ट में आपको जानना है कि कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत हम नामांकन या फिर नॉमिनेशन करते हैं। तो एक्ट 1938 के अंतर्गत धारा है 39 नंबर की 39, तो उसके अंडर नॉमिनेशन की अनुमति दी जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। अब है आपका अगला प्रश्न। नीचे दिया गया कौन सा कथन ऐसी पॉलिसी के संबंध में गलत है जिस पर बीमा कंपनी से ऋण लिया गया है? तो विकल्प दिए गए हैं। पॉलिसी को बीमा कंपनी के पक्ष में समानुदेशित करना होगा। ऐसी पॉलिसी में बीमा कंपनी के पक्ष में पॉलिसी समानुदेशन के कारण नामांकन रद्द हो जाएगा। नामिती का अधिकार पॉलिसी में बीमा कंपनी के हित की सीमा तक प्रभावित होगा। और पॉलिसी ऋण आमतौर पर पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक निश्चित प्रतिशतांक में सीमित रहता है। तो अब आपको जानना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो देखिए क्योंकि हमारे से इसमें पूछा गया है कि जब हम बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी के लिए ऋण लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो गलत कथन है वो कौन सा है। तो देखिए इसमें जो गलत कथन है वो है विकल्प नंबर 2, क्योंकि ऐसी पॉलिसी में बीमा कंपनी के पक्ष में पॉलिसी समानुदेशन के कारण नामांकन रद्द नहीं होता है। नामांकन वही रहता है, नॉमिनी वही रहता है, सिर्फ पॉलिसी जो है वो बीमा कंपनी के अधिकार में चली जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 2। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है बीमा कंपनी द्वारा इनमें से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी। सबसे पहला है पॉलिसी को 2 या 2 से अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, प्रीमियम भुगतान अवधि को बढ़ाना, पॉलिसी को लाभ सहित से लाभ रहित में बदलना और बीमा धन में वृद्धि करना। तो देखिए जो बीमा कंपनी है वो हमें ये अनुमति देती है कि हम अपनी एक पॉलिसी को डिवाइड करके विभाजित करके 2 या 2 से अधिक पॉलिसीज़ में बदलवा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो है आपका विकल्प नंबर 1। अब अंत में आप लोगों के लिए है एक बोनस प्रश्न। अब आप इस बोनस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका जो सही उत्तर है वो मुझे आंसर करके बताएंगे। किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी? देखिए जब भी कोई व्यक्ति जो है पॉलिसी खरीदता है तो उस पॉलिसी में वो एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। अगर नॉमिनी जो है वो नाबालिग है, मीन्स 18 वर्ष से कम है उस नॉमिनी की आयु, तो क्या करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को, उस पॉलिसी धारक को एक और व्यक्ति जो है वो नियुक्त करना पड़ता है। उसे नियुक्त व्यक्ति या फिर इंग्लिश में अपॉइंटी कहा जाता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि पॉलिसी धारक को एक अपॉइंटी अपॉइंट करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है कि अगर उसने अपना नॉमिनी किसी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बनाया है तो इसलिए उसे एक नियुक्त व्यक्ति अपॉइंट करने की आवश्यकता रहती है। तो अब देखिए आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ढूंढिए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है और मुझे सही विकल्प चुन के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ